वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका सुबंत सर आपके लिए लाया हूँ और एक नया वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैंने आज इस वीडियो के अंदर डी ट्रांजिशन को एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को कराए हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक एकदम फुल कंसंट्रेशन से देखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस, एडवांस एंड नीट के लिए। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। देखो बच्चों, कोई भी कंपाउंड कलर क्यों दिखाता है? कलर दिखाता है इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन होने से ही कलर होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। देखो, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करता है, लाइट या फोटोन एब्जॉर्ब करता है। अब लाइट या फोटोन एब्जॉर्ब करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑकर्स। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन occurs. Now this transition energy is actually is equals to the energy of the absorbed photon. Energy of the absorbed photon. अब देखो, फोटोन एब्जॉर्ब होने से ही कलर दिखाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। कब कलर दिखा सकता है? अगर एब्जॉर्प्शन आपका विजिबल रेंज या नियरली विजिबल रेंज में होता है। मतलब एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन should be within the visible range or nearly visible range, ठीक है। अब देखो, ये विजिबल रेंज या नियरली विजिबल रेंज कौन से रेंज में होता है? एक्चुअली इसको ऐसे बताया जाता है, नियरली 300 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर तक। अगर इस रेंज में लाइट एब्जॉर्ब होता है देन कंपाउंड कलर दिखा सकता है। अच्छा, अगर इस रेंज में लाइट एब्जॉर्ब होता है देन दिस एब्जॉर्ब लाइट विल बी ससेप्टिबल टू द ह्यूमन आई। मतलब ह्यूमन आई कैन रिस्पॉन्ड टू वेवलेंथ बिटवीन दिस रेंज। एक्चुअली क्या है? 300 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ये विजिबल रेंज और नियरली विजिबल रेंज का, ठीक है। अगर इस रेंज में लाइट एब्जॉर्ब होता है देन ह्यूमन आई कैन रिस्पॉन्ड टू दिस वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, विजिबल लाइट का रेंज होता है अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ नासा 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। देखो, मैंने यहां पर क्या बोला है? एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन शुड बी विद इन द विजिबल रेंज और नियरली विजिबल रेंज के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब फोटोन यूवी रीजन या हायर एनर्जी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, अगर एब्जॉर्ब फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होता है सिंपल लैंग्वेज में, देन ह्यूमन आई कैन नॉट डिटेक्ट इट। उससे क्या होगा? कंपाउंड कलरलेस दिखेगा, ठीक है। फिर से सुन लो, अगर एब्जॉर्ब लाइट या एब्जॉर्ब फोटोन यूवी रीजन या हायर एनर्जी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, देन
ह्यूमन आई विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द लाइट। उससे क्या हो, कंपाउंड कलरलेस दिखेगा। ठीक है, अगर कंपाउंड विजिबल रेंज या नियरली विजिबल रेंज में लाइट एब्जॉर्ब करता है तब वो कलर दिखा सकता है। अब देखो, जो वेवलेंथ का फोटोन या जिस कलर का फोटोन एब्जॉर्ब होगा वही कलर हमें दिखेगा, ऐसा नहीं है। कौन सा कलर दिखेगा, हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। ठीक है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। देखो, जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लाइट गिरता है उसमें देखो व्हाइट लाइट गिरता है। अब ह्यूमन आई व्हाइट लाइट को मिक्सचर ऑफ टू कलर्स के फॉर्म में देखता है, मिक्सचर ऑफ टू कलर्स के फॉर्म में देखता है। एक कलर को और एक कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोला जाता है। तो जो कलर का लाइट एब्जॉर्ब होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। मतलब जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो नहीं दिखेगा, जो रिफ्लेक्ट होगा वो दिखेगा, और जो रिफ्लेक्टेड वाला कलर उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, सो हियर कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द absorbed photon is observed। ठीक है बच्चों, मैं अभी आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर का व्हील बनाया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। देखो बच्चों, आप लोगों को तो पता ही होगा व्हाइट लाइट 7 कलर से बनता है, 7 विजिबल कलर का लाइट से बनता है। वो आपका होता है विजियर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखो, मैं यहाँ पे 7 कलर का बात तो कर रहा हूँ, लेकिन व्हाइट लाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर से बन सकता है। ठीक है, जैसे देखो, वायलेट के बाद तुरंत इंडिगो आएगा ऐसा नहीं है। वायलेट एंड इंडिगो के बीच में वायलेट प्लस इंडिगो वाला कलर हो सकता है। इंडिगो एंड ब्लू के बीच में इंडिगो प्लस ब्लू वाला कलर होगा। ब्लू एंड ग्रीन के बीच में ब्लू ग्रीन वाला होगा। थोड़ा ज़्यादा ब्लू, थोड़ा कम ब्लू, थोड़ा ज़्यादा ग्रीन, थोड़ा कम ग्रीन, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर हो सकता है। ठीक है, हम लोग बोलते तो हैं 7 कलर, लेकिन उसमें बहुत सारे वेवलेंथ का कलर होता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिया है, इससे हम लोग रफली कंपाउंड का या स्पीसीज का कलर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिडिक्ट। ऑलवेज एक्यूरेटली बताना इजी नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट जितना आपको आसान लगेगा उतना आसान नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ जिससे हम कलर को प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस कलर व्हील में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ट्रायंगल बॉक्सेस बनाया है। आपको ये पहले बना लेना पड़ेगा। देखो, नेट पे आपको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील का इमेजेस वगैरह मिलेगा, लेकिन मेरा आपको सजेशन है आप इसी को फॉलो करोगे। ठीक है, अब देखो, अगर वायलेट कलर का लाइट एब्जॉर्ब होता है तो येलोइश ग्रीन दिखेगा। अगर इंडिगो कलर एब्जॉर्ब होता है तो येलो दिखेगा, या अगर येलो एब्जॉर्ब होता है इंडिगो दिखेगा। मतलब इंडिगो एंड वाई या येलो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अच्छा देखो, यहाँ पे हम इंडिगो प्लस येलो अगर करेंगे तो हमें व्हाइट लाइट मिलेगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये जो लाइट का हम कलर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दिस इज नॉट लाइक द कलर कॉम्बिनेशन इन पेंट। पेंट में अगर देखो, अगर आप येलो एंड इंडिगो कॉम्बाइन करोगे आपको व्हाइट नहीं मिलेगा। पेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मत यूज करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डोंट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेंट मिक्सिंग। ठीक है बच्चों, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ऑरेंज। अगर ब्लू एब्जॉर्ब होगा तो ऑरेंज दिखेगा, अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब होगा तो ब्लू दिखेगा। तो ऐसे हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा कैसे याद रखोगे, इसको देखो, यहाँ पे टोटल 7 कलर का लाइट है
और मैंने यहाँ पे बनाया है टोटल 10। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे वायलेट से, वायलेट के बाद तुरंत आएगा इंडिगो, इंडिगो के बाद तुरंत आएगा ब्लू। अब देखो ब्लू के बाद आता है ग्रीन, तो अब बीच में क्या करोगे, ब्लू इज ग्रीन। अब ग्रीन के बाद आता है येलो, तो अब बीच में क्या करोगे, येलो इज ग्रीन। येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड, एंड रेड एंड वायलेट के बीच में क्या हो सकता है, पिंक या पर्पल। मैंने ये और ये 3 एक्स्ट्रा बनाया है, ठीक है। तो आप लोग इसी सीक्वेंस में अगर याद रखोगे तो आपको ये कलर व्हील याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर से देख लो, वायलेट कलर अगर एब्जॉर्व होगा येलो ग्रीन कलर दिखेगा, अगर येलो ग्रीन कलर एब्जॉर्व होगा तो वायलेट दिखेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाएगा, व्हाइट लाइट बनाएगा। ब्लू प्लस ऑरेंज क्या बनाएगा, व्हाइट। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अगर ब्लू एब्जॉर्व होगा ऑरेंज दिखेगा, अगर ऑरेंज एब्जॉर्व होगा तो ब्लू दिखेगा। अब कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर का लाइट एब्जॉर्व करेगा वो डिपेंड करेगा ट्रांजिशन एनर्जी के ऊपर, ठीक है। वो तो सब्सटेंस का या स्पीसीज का या कंपाउंड का प्रॉपर्टी होगा। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल कैटायंस या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कलर क्यों दिखाता है, बिकॉज इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विजिबल रेंज या नियरली विजिबल रेंज के अंदर होता है। अब यहाँ पे हमें देखना है किस टाइप का ट्रांजिशन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 मेन टाइप का ट्रांजिशन होता है। एक आपका होता है डी ट्रांजिशन और एक आपका होता है चार्ज ट्रांसफर। अच्छा, इसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो ये दोनों कारण से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका कलर दिखाता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन एंड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसमें देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है डी ट्रांजिशन, जो हमारे सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को हम लोग उतना डिटेल में नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, डी ट्रांजिशन को समझ लेंगे। तो डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल। अब देखो हम यहाँ पे लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं, मतलब डी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम नहीं होगा ऑब्वियसली। डी ऑर्बिटल का डिजेनरेसी लॉस हो चुका होगा। अब ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगैंड। लिगैंड जब प्रेजेंट रहता है तो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग होता है, डी ऑर्बिटल का डिजेनरेसी लॉस्ट होता है एंड नया एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। तो ड्यू टू crystal field splitting in the presence of ligand, degeneracy of d orbitals of ट्रांजिशन मेटल कैटायन या एटम is lost, and that is why electrons can be excited from lower energy d orbitals to higher energy d orbital। यहाँ पे ऑर्बिटल्स नहीं, ऑर्बिटल लिख देंगे, ठीक है। एंड दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड DD transition, and here the transition energy क्या होगा, ट्रांजिशन एनर्जी इज इक्वल्स टू होगा
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। मतलब एनर्जी ऑफ द फोटोन शुड बी इज इक्वल टू द स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्प्लिटिंग एनर्जी आपका विजिबल रेंज के अंदर होता है। स्प्लिटिंग एनर्जी आपका विजिबल रेंज के अंदर होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स कलर दिखाता है। देखो, अगर क्राइटेरिया की बात करेंगे, क्राइटेरिया ऑफ कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको हमें लिखना पड़ेगा, लिगैंड शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, अगर लिगैंड नहीं रहेगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने से ही कलर दिखाएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। देखो, ट्रांजिशन मेटल के पास इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। मतलब कॉन्फ़िगरेशन D1 टू D9 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स मतलब, इसका मतलब ये होता है एटलीस्ट 1 d ऑर्बिटल should be vacant or partially vacant। पार्शियली वेकेंट का मतलब होता है हाफ फील्ड। देखो, इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो हायर एनर्जी में ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने के लिए जगह होना चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए ऑर्बिटल के पास जगह होना चाहिए। अब जगह कैसे होगा? या तो पूरा खाली रहेगा या तो हाफ फिल रहेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो हायर एनर्जी का जो डी ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल या तो वेकेंट होना चाहिए या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। D1 टू D9 के बीच में अगर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो डी ट्रांजिशन हो सकता है और कलर दिखा सकता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लो ये कॉम्प्लेक्स है TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का जियोमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल वाले केस में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ऐसा होगा। ये आपका T2G है एंड ये आपका है Eg। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटेनियम का ऑक्टेशन नंबर कितना है? 3+ है। यहाँ पे टाइटेनियम 3+ के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 3D1 होगा। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी है, ऑक्टेहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। अच्छा, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे, इसको हम T2G1 Eg। ये आपका ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा तब क्या हो जाए? देखो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे आ गया, Eg पे आ गया है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T2G Eg1 इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। देखो, ये दो डी ऑर्बिटल वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब बाय द डी इलेक्ट्रॉन
विल बी इक्वल्स टू डेल्टा नॉट, मतलब यहाँ पे एच न्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा नॉट। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम लोग फोटोन का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू अच्छा यहाँ पे न्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी वाई लैम्डा होगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच सी बाई डेल्टा नॉट। यहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट। तो यहाँ पे देखो, चाहे टेट्राहेड्रल हो या चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड हम लिख सकते हैं लैम्डा विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, इन रिलेशंस को आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो मेन इक्वेशन है, इससे आपका क्वेश्चन भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है एब्जॉर्ब लाइट का, वेवलेंथ पूछा जा सकता है एब्जॉर्ब लाइट का। ठीक है, आपको याद रखना है। तो फिर से वाले इसको समझ लो, H2 यहाँ पे लिगैंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ऑक्टेटल जियोमेट्री है। ऑक्टेटल जियोमेट्री में डी ऑर्बिटल्स का ऐसे सेपरेशन होता है T2G एंड EG। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसको हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब Ti3+ मतलब 3D1 कॉन्फ़िगरेशन है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपका वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, और ये आपका हो गया एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। अगर मान लो किसी भी स्पीसीज में ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ग्राउंड स्टेट में T2G पूरा फील्ड है, ये T2G6। अब यहाँ पे देखो, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ये भी वेकेंट ऑर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ आ सकता है। तो ये हो जाएगा T2G5 EG1। ठीक है, मतलब हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल या पार्शियली वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अच्छा, अगर देखो, अगर D9 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मान लो D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऐसे 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 ऐसे। अब देखो, ये वाला ऑर्बिटल पार्शियली वेकेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे आ सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है। अब देखो, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता, मतलब D1 से D9 के बीच में कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, तो उनका कलर क्या होगा, वो सारे कलरलेस होंगे। अगर D0 है तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा, तो कलर नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा। और अगर D10 है तो सारे ऑर्बिटल फील्ड है, कोई सा भी ऑर्बिटल वेकेंट या पार्शियली फील्ड नहीं है, तब भी नहीं होगा DD ट्रांजिशन। ठीक है, इसलिए इन कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा, कलर, ये हो जाएंगे कलरलेस या वाइट। जैसे ये एग्जाम्पल MgH2O6, इसमें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, तो इसमें तो कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, D0। AlH2O6 3 पॉजिटिव, इसके पास भी कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये D0। कैल्शियम
H2O6 2 पॉजिटिव, इसका भी D0, ठीक है। तो नॉन ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स या नॉन ट्रांजिशन मेटल का कैटायन, उनका कलर आपका हो जाएगा कलरलेस या वाइट। ये सारे आपके हो जाएंगे कलरलेस या वाइट, बिकॉज इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D0 है। और जिंक H2O होल 2 पॉजिटिव, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10 कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो जिंक तो आपको पता ही है ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, जिंक आपको पता ही है ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन या तो D10 है या तो D0 है। तो ये सारे आपका होंगे कलरलेस या वाइट। तो एक्वस सॉल्यूशन में इन सब का कैटायन क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अच्छा, और एक एग्जांपल देखो, ये TiH2O होल 6 4+, यहाँ पे टाइटेनियम +4 है, तो ये D0 है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होगा, ये कलरलेस होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर D10 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, डी ट्रांजिशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट होकर जा सकता है या यहाँ से यहाँ एक्साइट होकर जा सकता है, लेकिन इन दोनों केस में ट्रांजिशन एनर्जी विजिबल रेंज के अंदर नहीं आएगा, इसलिए आपका स्पीसीज क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन तो बहुत सारा हो सकता है कंपाउंड के अंदर, लेकिन जो ट्रांजिशन विजिबल रेंज के अंदर आएगा उसी के लिए आपका कलर दिख सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर क्या होगा, मतलब कौन सा कलर हम लोगों को दिखेगा, ये डिपेंड करेगा कौन से कलर का फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड कौन से कलर का फोटोन एब्जॉर्ब होगा ये डिपेंड करेगा ट्रांजिशन एनर्जी या आपका स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर। तो ऑब्जर्व्ड कलर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एब्जॉर्ब्ड फोटोन के ऊपर, एंड एब्जॉर्ब फोटोन का एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन इज इक्वल टू होता है डेल्टा। ठीक है, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा ऑब्जर्व कलर क्या होगा। अब ये स्प्लिटिंग एनर्जी या डेल्टा किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ये आप लोगों को पता ही है, फैक्टर्स ऑन व्हिच डेल्टा डिपेंड्स, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मैं जल्दी से और एक बार आप लोगों को रिकैप करा रहा हूं। डेल्टा डिपेंड करता है लिगैंड का स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड ये आप लोगों को पता ही है, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो डेल्टा ज़्यादा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए हायर एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब होगा। फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड डेल्टा इज हाई, that means higher energy photon will be absorbed। अच्छा, और क्या पॉइंट है, डेल्टा प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, और क्या पॉइंट है, अगर हम 3D से 5D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट तक जाएंगे तो क्या होता है, तब भी आपका डेल्टा बढ़ता है, डेल्टा इंक्रीजेस, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। अगर हम जियोमेट्री चेंज कर देते हैं तब भी डेल्टा चेंज हो जाता है। स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री के लिए डेल्टा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद टेट्राहेड्रल। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डेल्टा डिपेंड करता है, और डेल्टा के ऊपर आपका एब्जॉर्ब कलर डिपेंड करेगा, और उसके ऊपर
ऑब्जर्व्ड कलर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ ज़्यादा होगा, मतलब लैम्डा किसका ज़्यादा होगा ये पूछा है, एब्जॉर्ब्ड लैम्डा। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, NH3 भी हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कंसिडर करते हैं, लेकिन CN माइनस आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड या ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिगैंड होता है, तो इसके लिए डेल्टा ज़्यादा होगा। अगर इसके लिए डेल्टा ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी हमें एब्जॉर्ब लैम्डा कंपेयर करना है। अच्छा देखो, इन सब में लिगैंड सेम है, इन सब में मेटल का ऑक्सीजन नंबर +3 है, ये 3D सीरीज वाला कॉम्प्लेक्स है, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। आपको पता ही है यहाँ से यहाँ जाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, सॉरी लैम्डा नहीं, डेल्टा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर डेल्टा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इंक्रीज होगा, मतलब लैम्डा डिक्रीज होगा। तो ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, यहाँ पे इस एग्जांपल को या क्वेश्चन को देखो, द ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ ए मेटल आयन M3+ with 4 monodentate ligands L1, L2, L3 and L4 absorb wavelength in the region of red, green, yellow, blue respectively। उसके बाद पूछा गया लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। ठीक है, अब देखो ये विबजियोर है आपका, यहां से यहां जाएंगे तो क्या होता है, लैम्डा डिक्रीज होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, लैम्डा इंक्रीज होता है। यहाँ पे जो 4 कलर दिया है रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, इनका लैम्डा का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लैम्डा होगा रेड का, उसके बाद आएगा आपका येलो, उसके बाद आपका आएगा ग्रीन, उसके बाद आएगा आपका ब्लू। ये लैम्डा का ऑर्डर है, तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो L1 एब्जॉर्ब कर रहा है रेड, तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, मतलब डेल्टा सबसे कम होगा, मतलब सबसे वीकेस्ट लिगेंड होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया L1, ये आपका हो गया L1। इसके बाद देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, ब्लू। अब ब्लू कौन सा लिगेंड यहां पे ऑब्जर्व कर रहा है, यहां पे ऑब्जर्व कर रहा है L4। ठीक है, तो ब्लू वाला के लिए हो जाएगा L4, मतलब ब्लू वाला के लिए डेल्टा सबसे ज्यादा होगा, लिगेंड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, मतलब L4 यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होगा। अच्छा, सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ग्रीन का। ठीक है, अब ग्रीन कौन से लिगेंड के लिए हो रहा है, L2, तो L2 आपका सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड हो जाएगा, तो L4 के बाद आएगा L2। ठीक है, और L2 के बाद कौन आ जाएगा, L3, एंड L3 के बाद कौन आ जाएगा, L1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स दिया है कोबाल्ट का, उसके बाद और क्या दिया है, कुछ कलर दिया है, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू। अब कौन से कंपाउंड का यहाँ पे क्या कलर होगा ये हमें यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिया है, हमें एब्जॉर्ब कलर क्या होगा पहले ये फाइंड करना है। देखो, जो लिगेंड ज़्यादा स्ट्रांग है उसके लिए डेल्टा ज़्यादा होगा, और उसके लिए एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, इंडिगो, तो येलो के लिए एब्जॉर्ब कलर होगा आपका इंडिगो। ऑरेंज के लिए, सॉरी ग्रीन के लिए एब्जॉर्ब कलर क्या है, पिंक। तो यहां पे इसको लिख देंगे
पिंक। और ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ब्लू। मतलब ऑरेंज के लिए ब्लू कलर एब्जॉर्ब होगा, एंड ब्लू के लिए कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा? ऑरेंज। ठीक है, अब इन कलर्स का फ्रीक्वेंसी ऑर्डर क्या होगा या एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? देखो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या एनर्जी आपका हो जाएगा इंडिगो, उसके बाद ब्लू, विबज्योर। थोड़ा सोचो, विबज्योर सबसे ज़्यादा होगा, इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद आपका होगा ऑरेंज, उसके बाद आपका हो जाएगा पिंक। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगैंड है उसके लिए इंडिगो कलर एब्जॉर्ब होगा। मतलब ये आई या इंडिगो आपका होगा Cn माइनस के लिए। अच्छा, यहाँ पे लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? देखो, सबसे ज़्यादा होगा Cn का, उसके बाद NH3, उसके बाद H2O, उसके बाद F माइनस। ये तो आपका पता ही है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करो, लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। तो इंडिगो के लिए होगा Cn माइनस, ब्लू के लिए होगा NH3, ऑरेंज के लिए होगा H2O और पिंक के लिए होगा F माइनस। ठीक है, मतलब 1 के साथ आपका इंडिगो मैच करेगा, और इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? येलो। मतलब 1 के साथ आपका हो गया येलो। 2 के साथ देखो पिंक मैच कर रहा है, देखो F माइनस के साथ पिंक मैच कर रहा है। अब पिंक का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ग्रीन। तो 2 के साथ आपका हो जाएगा ग्रीन। अब NH3 के साथ ब्लू मैच कर रहा है। ठीक है, NH3 के साथ ब्लू मैच कर रहा है, और ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ऑरेंज। तो 3 के लिए आपका हो जाएगा ऑरेंज। ठीक है, और H2 के लिए ऑरेंज मैच कर रहा है, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ब्लू। तो ये हो गया ब्लू। ये आपका हो गया मैच द कलर। ठीक है, आपको ऐसे करना है एग्जाम में। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व्ड कलर को मैच करना है इन कॉम्प्लेक्स के साथ। यहाँ पर भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील चाहिए होगा। देखो, ब्लू के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ब्लू के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर है आपका ऑरेंज। मतलब ब्लू वाले के लिए एब्जॉर्ब्ड कलर कौन सा होगा? यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड है, ब्लू वाले के लिए आपका एब्जॉर्ब्ड कलर हो जाएगा ऑरेंज। येलो वाले के लिए देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? इंडिगो। तो येलो वाले के लिए आपका एब्जॉर्ब्ड कलर हो जाएगा इंडिगो। रेड वाले के लिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ब्लू इज ग्रीन। मतलब रेड वाले के लिए ब्लू इज ग्रीन वाला कलर एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब कलर का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेक कर लो या एनर्जी चेक कर लो। सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा किसका? इंडिगो का। विबज्योर सोचो फिर से। उसके बाद आएगा ब्लू इज ग्रीन, उसके बाद आएगा ऑरेंज। एंड लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा इथिलीन डायमीन का, उसके बाद होगा H2O का, उसके बाद होगा Br माइनस का। तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगैंड है उसके लिए इंडिगो कलर एब्जॉर्ब होगा। मतलब इंडिगो वाला कौन सा हो जाएगा? इथिलीन डायमीन। ब्लू इज ग्रीन आपका हो जाएगा H2O के लिए, ऑरेंज आपका हो जाएगा Br माइनस के लिए। तो Br माइनस के लिए ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कौन सा कलर दिखेगा? ब्लू। तो ये हो गया ब्लू। इथिलीन डायमीन के लिए इंडिगो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कौन सा कलर दिखेगा? येलो। और इसके लिए आपका हो जाएगा रेड। तो ये हो गया मैच द कॉलम। बहुत ही आसान है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉम्प्लेक्स दिया है अमोनिया का, इससे कलर है रेड। ठीक है,
अब बोला गया है which of the following ligands after a ligand exchange reaction to substitute for the amine ligands may shift the solution to be orange। मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा लिगैंड ऐड करने से कलर आपका रेड से ऑरेंज हो जाएगा। मतलब NH3 को रिप्लेस करके कौन सा लिगैंड ऐड करने से कलर आपका रेड से ऑरेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमें कलर व्हील को चाहिए होगा। देखो यहाँ पे अभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड। देखो रेड कलर दिया है, मतलब ये आपका जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो रेड से हमें किस साइड शिफ्ट होना है? ऑरेंज के साइड शिफ्ट होना है। ठीक है, रेड से हमें ऑरेंज के साइड शिफ्ट होना है। मतलब पहले आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड, अभी आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ऑरेंज। अच्छा, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ब्लू इज ग्रीन। मतलब पहले आपका ब्लू इज ग्रीन एब्जॉर्ब हो रहा है, बाद में आपका कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा? ब्लू। ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ब्लू। मतलब जो एब्जॉर्ब्ड कलर है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आप विवजियोर सोचोगे तो ब्लू एंड ब्लू इज ग्रीन में ब्लू कलर का एनर्जी ज़्यादा होता है। एनर्जी ऑफ ब्लू कलर ग्रेटर देन ब्लू इज ग्रीन। जब रेड से हम ऑरेंज में आएंगे तब एब्जॉर्ब कलर का एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें ऐसा लिगैंड लगाना है जो NH3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिगैंड है। हमें यहाँ पे ऐसा लिगैंड लगाना है जो NH3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिगैंड है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिगैंड है तो डेल्टा ज़्यादा होगा, एब्जॉर्ब लाइट का एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा लिगैंड होगा? ऐसा आपका हो जाए, अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सोचोगे तो देखो ये हो जाएगा CN- होगा, CO होगा, इथिलीन डायमीन होगा एंड NO2- होगा। ये चारों लिगैंड अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिगैंड है। ठीक है, अगर ये चारों लिगैंड अमोनिया को एक्सचेंज करता है तो एब्जॉर्ब्ड फोटोन का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ऐसा ही हो रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। जो और कुछ एग्जांपल देखो कलर से रिलेटेड। जो अगर CuSO4 ऐसा होता है, अगर CuSO4 आपके पास सॉलिड है तो इसका कलर क्या होगा? ये वाइट होगा, या हम बोलेंगे कलरलेस। लेकिन अगर CuSO4 को हम वाटर में डालेंगे तो हाइड्रेटेड होके वो इस फॉर्म में रहता है CuSO4.5H2O। अब इसका कलर होता है ब्लू। अब इसका कलर ब्लू क्यों होता है? ड्यू टू DD ट्रांजिशन। देखो CuSO4.5H2 का एक्चुअल स्ट्रक्चर वाटर में क्या होता है? ये इस फॉर्म में रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसको CuH2O4 SO4.H2O। तो देखो यहाँ पे कॉपर का एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब sp3 होगा। एंड यहाँ पे H2 एक्टिंग एज लिगैंड। H2 लिगैंड की तरह काम कर रहा है। अगर लिगैंड की तरह काम करेगा तो स्प्लिटिंग होगा, अगर स्प्लिटिंग होगा तो डेल्टा भी होगा, अगर डेल्टा होगा तो DD ट्रांजिशन भी होगा। अच्छा, यहाँ पे कॉपर का चार्ज क्या है या ऑक्सीजन नंबर क्या है? Cu2+ है, मतलब D9 है। D9 है, लिगैंड है, स्प्लिटिंग हो रहा है तो कलर दिखा सकता है। ठीक है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, लिगैंड है, स्प्लिटिंग हो रहा है, मतलब DD ट्रांजिशन होगा और इसके कारण इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखोगे। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपका आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये .H2O ये एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ये आप लोगों ने क्लास 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा।
तो CuSO4 अगर ऐसे आप सॉलिड लेते हो तो वो वाइट होगा, अगर उसको हम पानी में डाल देंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। अच्छा, इस कंपाउंड का कलर होता है वायलेट। इसको अगर हीट करेंगे तो पता है क्या होगा, अगर इसको हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा। अगर H2O निकल गया मतलब लिगेंड गायब हो गया, लिगेंड गायब होगा मतलब स्प्लिटिंग नहीं होगा, अगर स्प्लिटिंग नहीं होगा तो डी ट्रांजिशन भी नहीं होगा, मतलब हीट करने के बाद ये कंपाउंड कलरलेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर CuSO4.5H2O को हीट करोगे तो वो भी कलरलेस हो जाएगा। अच्छा, इस कंपाउंड के अंदर अगर हम NH3 डालेंगे, एक्चुअली ये कॉपर क्या है, ये Cu2+ इन एक्वस सॉल्यूशन में है, Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन में इस फॉर्म में रह सकता है। अगर इसके अंदर हम NH3 डालेंगे तो कलर का चेंज हो सकता है। देखो पहले इसका कलर क्या है, लाइट ब्लू है। जब NH3 ऐड करेंगे तो NH3 देखो, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कंपेयर टू H2O, तो NH3 क्या करेगा, H2O को हटा के खुद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और ऐसा हो जाएगा। अब इस कंपाउंड का कलर होता है डीप ब्लू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे कलर पहले लाइट ब्लू था, अब हो गया डीप ब्लू। अच्छा, इस लाइट ब्लू को हम कभी कभी बोलते हैं सायनो कलर। यहाँ पे कलर का चेंज हो रहा है, क्यों, बिकॉज लिगैंड चेंज हो रहा है। हियर लिगैंड इज चेंज्ड। अगर लिगैंड चेंज होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी चेंज होगा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज हो रहा है, एब्जॉर्ब्ड फोटोन चेंज हो जाएगा, मतलब ऑब्जर्व्ड कलर भी अलग हो जाएगा। तो लिगैंड चेंज करने से सेम मेटल कैटायन का कलर चेंज हो सकता है, बिकॉज स्प्लिटिंग एनर्जी का चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। एनसीईआरटी का कोई सा भी एग्जांपल आपको छोड़ना नहीं है। अच्छा, लिगैंड को स्टेप वाइज चेंज करने से भी कलर का आपका प्रोग्रेसिवली चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है, NiH2O6 2 पॉजिटिव एक्वा। अब निकल +2 एक्वा सॉल्यूशन में कलर होता है ग्रीन। मैं थोड़ी देर बाद आपको सारे ट्रांजिशन मेटल कैटायन का एक्वा सॉल्यूशन में क्या कलर होगा बता दूंगा, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। NiH2O6 इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पहले 1 मोल इथिलीन डायमीन ऐड किया। अब इथिलीन डायमीन क्या होता है, बाइडेंटेड लिगैंड है, तो 2 H2 को रिप्लेस कर देगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इथिलीन डायमीन, एक इथिलीन डायमीन ऐड हुआ है तो स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज हो जाएगा, तो कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ग्रीन से हुआ पेल ब्लू। उसके बाद और एक इथिलीन डायमीन ऐड कर दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NiH2 EN2। अब यहाँ पे और एक इथिलीन डायमीन ऐड करने से डेल्टा का थोड़ा और चेंज हो जाएगा, या स्प्लिटिंग एनर्जी का थोड़ा और चेंज हो जाएगा। इसका कलर हो गया है ब्लू या पर्पल। इसके बाद हमने और एक इथिलीन डायमीन ऐड किया, अब क्या होगा, जो H2O बाकी था वो भी गायब हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा, NiEN 2 पॉजिटिव। इसका कलर है वायलेट। तो यहाँ पे आपको ये कलर सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, क्या कैसे कलर चेंज कहाँ से क्या तक हो रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहले क्या हुआ, पहले आपका हुआ ग्रीन से पेल ब्लू, पेल ब्लू से आप इसको ऐसे याद रखोगे पर्पल, पर्पल से आपका हुआ वायलेट। अब देखो इसका कलर पेल ब्लू क्यों हुआ, इसका कलर पर्पल क्यों हुआ, इतना अगर डिटेल में जाएंगे तो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा। मैंने आपको बोला था कलर व्हील से हम कलर को रफली एस्टिमेट कर सकते हैं, सारे कंपाउंड का कलर हम बता नहीं सकते हैं। जो मैंने बताया था वो एक सिंपल थ्योरी था। ठीक है, आपको यहाँ पे कलर याद करना पड़ेगा। NiH2O6 2+ ग्रीन है, ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, पेल ब्लू कंपाउंड में, उसके बाद पर्पल कलर कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वायलेट। ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रीन पेल ब्लू पर्पल वायलेट, ग्रीन पेल ब्लू पर्पल वायलेट, ग्रीन पेल ब्लू पर्पल वायलेट। बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट कलर से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे पूछ लेगा
NiEN होल ट्वाइस का कलर क्या है? वायलेट, मतलब मैच द कॉलम जैसे दे देगा। NiH2O होल ट्वाइस EN होल ट्वाइस, इसका कलर क्या है? पर्पल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैच द कॉलम में क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, मतलब जेईई मेंस या नीट में आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, और एडवांस में भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीन से पेल ब्लू से पर्पल, पर्पल से वायलेट। ज्योमेट्री चेंज होने से भी कलर आपका चेंज हो सकता है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ज्योमेट्री के ऊपर डेल्टा डिपेंड करता है, ज्योमेट्री के ऊपर डेल्टा डिपेंड करता है। अच्छा, एक ऐसा एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये एग्जांपल दिया था। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसमें कोबाल्ट का ज्योमेट्री क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये ऑक्टेहेड्रल हो जाएगा, और इसमें आपका होगा sp3 टेट्राहेड्रल। अब इस कंपाउंड का कलर होता है पिंक, COH2 होल 6 2+, इसका कलर होता है पिंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, डेट कलर पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, और इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। तो COH2 होल 6 2+, ये ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका कलर है पिंक, और जब टेट्राहेड्रल हो गया इसका कलर हो गया आपका ब्लू। देखो यहाँ पे लिगेंड भी चेंज हो रहा है, तो लिगेंड भी यहाँ पे कलर को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता देता हूँ, ये 11th के एनसीईआरटी बुक में है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीज होगा। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, मतलब COCl4 2- ज़्यादा बनेगा, मतलब ब्लू कलर इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। देखो लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज एडेड टू एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ COCl2। देखो अगर COCl2 का aqueous सॉल्यूशन है तो वो किस फॉर्म में रहेगा? COH2O होल 6 2+ के फॉर्म में रहेगा। अब उसके अंदर अगर हम HCl डालेंगे तो क्या बन जाएगा? थोड़ी देर पहले हमने किया, COCl4 2- बनेगा। अब देखो इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम रेडिश पिंक, मतलब पहले तो ये पिंक था, ये तो आपको पता ही है, और अभी ये क्या हो जाएगा? डीप ब्लू। क्वेश्चन में पूछा है व्हिच कॉम्प्लेक्स आयन गिव्स ब्लू कलर इन दिस रिएक्शन, तो क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो बच्चों, अभी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कलर याद रखना है। एनसीईआरटी में ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं, इसलिए आपको ये एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा, इनका कलर आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट कलर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको ये बार बार याद करना पड़ेगा, सो दैट आपको बहुत दिन तक ये याद हो जाए। अब देखो NiH2O होल 6 2+, aqueous सॉल्यूशन में निकल 2+ का कलर होगा ग्रीन। COH2O होल 6 2+, या aqueous सॉल्यूशन में कोबाल्ट 2+ का कलर होगा ब्लू, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। COCl4 2- इसका कलर होगा पिंक, ये भी मैंने आपको बता दिया है। CuNH3 होल 4 2+, इसका कलर होगा डीप ब्लू। अच्छा, CuH2 होल 4 2+, इसका कलर होगा लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। अच्छा, TiH2 होल 6 3+, ये aqueous सॉल्यूशन में टाइटेनियम 3+ का कलर होगा वायलेट, ये भी थोड़ी देर पहले हुआ था, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो COCN6 3- यहाँ पे कोबाल्ट 3+ है, इसका कलर होगा पेल येलो।
CONH3 होल 6, CONH3 होल 6, 3 पॉजिटिव, इसका कलर होगा येलो ऑरेंज। और इन दोनों का कलर भी आपको याद रखना पड़ेगा। बार बार अगर आप याद करोगे, बार बार अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई ट्रिक तो नहीं है, ठीक है, ट्रिक नहीं है। ये एग्जाम्पल्स हम लोग थ्रू आउट द चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है और पढ़ेंगे, इसलिए आपको कलर याद हो जाना चाहिए। देखो आपको इन दोनों एग्जाम्पल में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज ये एग्जाम्पल आपने पहले नहीं देखा होगा, ठीक है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम्पल्स आपने पहले देखा है। CONH3 होल 6 3 प्लस, इसका कलर होगा येलो ऑरेंज। आप मन में सोचना, COCN6 3 माइनस पेल येलो, इसका तो हो गया ब्लू, इसका भी हो गया वायलेट, इसका ग्रीन, इसका ब्लू, इसका पिंक, इसका डीप ब्लू। अब बार बार याद करो, बार बार याद करो, ये आपको याद हो जाएगा। याद करना यहाँ पे जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कोई ट्रिक तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम्पल। इन दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, लेकिन कलर डिफरेंट है, कलर इनका डिफरेंट है। ऐसा क्यों? देखो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, आइसोमर होगा। और यहाँ पे ये कौन सा आइसोमरिज्म होता है, ये दोनों एक दूसरे का जियोमेट्रिकल आइसोमर होता है। अब ट्रांस वाले का कलर होता है ग्रीन एंड सीस वाले का कलर आपका होता है वायलेट। अच्छा, वायलेट को कभी कभी पर्पल की तरह भी यहाँ पे सोचा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांस का कलर होता है ग्रीन, सीस का कलर होता है वायलेट, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इन केस ऑफ सीस आइसोमर डेल्टा नॉट इज हायर देन ट्रांस, मतलब सीस के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, इसीलिए डिफरेंट कलर का लाइट एब्जॉर्ब होगा, इसलिए डिफरेंट कलर दिखाएगा। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था डेल्टा या स्प्लिटिंग एनर्जी किस किस को डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर, लिगैंड एंड ज्योमेट्री एंड 3D 4D 3 इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आइसोमरिज्म के ऊपर भी डेल्टा डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे दोनों में तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 होगा, दोनों में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दोनों में लिगैंड सेम है, उसके बाद भी सब कुछ तो सेम है, उसके बाद भी कलर डिफरेंट हो रहा है। तो रीजन क्या है? ड्यू टू जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होता है, ठीक है। अब स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होने के कारण डेल्टा नॉट यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब डेल्टा नॉट यहाँ पे कैसे चेंज होता है, इसको करने के लिए हमें एडवांस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यूज करना पड़ेगा, जो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, वो मास्टर डिग्री लेवल के कोर्स में होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे इसको याद रखना, ट्रांस के लिए कलर होगा ग्रीन एंड सीस के लिए कलर होगा वायलेट या पर्पल, और सीस के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। अच्छा ये वाला टॉपिक देखो, ये वाला टॉपिक आपका क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या सॉल्ट एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे हमें कैटायंस का कलर, ट्रांजिशन मेटल कैटायंस का कलर याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में कलर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें ट्रांजिशन मेटल कैटायन का कलर यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे देखो ट्रांजिशन मेटल कैटायन का कलर किसके अंदर बात कर रहे हैं, वाटर के अंदर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ट्रांजिशन मेटल आयन का कलर क्या होगा, ये हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखो H2O विल एक्ट एज लिगैंड, H2O लिगैंड हो जाएगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में सारे ट्रांजिशन मेटल का हाइड्रेशन हो जाएगा, H2 यहाँ पे लिगैंड की तरह काम करेगा एंड DD ट्रांजिशन होगा।
अब देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। स्कैंडिनियम 3+, कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइटेनियम 4+, इसमें कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस होगा। और टाइटेनियम 3+, थोड़ी देर पहले हमने किया था TiH2O होल 6 3+, इसका कलर क्या होता है? वायलेट होता है। तो यहाँ पे पर्पल या हम लिख देंगे वायलेट। उसके बाद नीचे जिंक 2+, 3D10 है, इसका भी कोई कलर नहीं होगा, हो गया। कॉपर 2+, ये थोड़ी देर पहले ही हो गया था, ब्लू होगा। Ni2+, ये थोड़ी देर पहले हो गया था, ग्रीन। अब कोबाल्ट 3+ एंड कोबाल्ट 2+ एक्वस सॉल्यूशन में ब्लू पिंक होगा। अब अगर एग्जाम्पल को देखोगे COH2O होल 6, COH2O होल 6 2+, उसका कलर क्या था? तो CO2+ का कलर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, पिंक था, या उसको हम बोलते हैं ब्लू पिंक। CO3+ एंड CO2+, इनका कलर होगा ब्लू पिंक। अच्छा देखो Fe3+, अब इसमें दो बातें हैं। Fe3+, अगर FeCl3 है, ओनली FeCl3 में Fe3+ आपका होता है येलो। यहाँ पे एक्चुअली ये गलत दिया है। Fe3+ का एक्वस सॉल्यूशन में कलर होगा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। देखो आप लोगों को रस्ट का फॉर्मूला पता होगा। रस्ट का फॉर्मूला में क्या होता है? FeOH होल 3 होता है। अब रस्ट का कलर आपको पता है रेडिश ब्राउन होता है, तो Fe3+ का कलर आप ऐसे याद रखोगे। Fe3+ का आप सोच लोगे रस्ट जैसा, ठीक है, और रस्ट का कलर होता है रेडिश ब्राउन। Fe3+ से भी येलो होता है FeCl3 के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो Mn2+, मैंगानीज का कंपाउंड आप सोच लोगे KMnO4 जैसा पिंक, याद रखो, इसको ऐसे याद रखोगे, ये हो गया। उसके बाद Fe2+, इसका क्या हो रहा है? ग्रीन हो रहा है। Fe2+ का क्या हो रहा है? ग्रीन हो रहा है। अच्छा क्रोमियम 3+, इन लोगों ने यहाँ पे वायलेट दिया है, लेकिन मोस्टली क्रोमियम 3+ आपका होता है ग्रीन। तो ग्रीन क्या क्या हो गया? ग्रीन आपका हो गया Fe2+, निकल 2+, क्रोमियम 3+, ठीक है। पिंक क्या क्या हो गया, या ब्लूइश पिंक क्या क्या हो गया? Mn2+, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 3+। वायलेट क्या क्या होगा? देखो टाइटेनियम 3+ वायलेट है, उसके बाद वेनेडियम 2+ वायलेट है, एंड Mn3+ वायलेट है। टाइटेनियम 3+, Mn3+, वेनेडियम 2+। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है, ठीक है। तो निकल 2+ ग्रीन, Fe2+ ग्रीन, क्रोमियम 3+ ग्रीन। पिंक कौन कौन हुआ? पिंक आपका हुआ कोबाल्ट 2+, Mn2+, कोबाल्ट 3+। वायलेट क्या क्या हुआ? वायलेट में आपका मेन है टाइटेनियम 3+, बाकी और दो क्या है? Mn3+ एंड वेनेडियम 2+। अच्छा ब्लू किस किस का हो रहा है? Cu2+ का हो रहा है, और किसका हो रहा है? देखो क्रोमियम 2+ का भी ब्लू हो रहा है, क्रोमियम 2+। और वेनेडियम 4+ को याद करने का जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ग्रीन कौन कौन सा हुआ? ग्रीन आपका हुआ Fe2+, निकेल 2+, एंड आपका हो गया क्रोमियम 3+। पिंक कौन कौन सा हुआ? Mn2+, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 3+। वायलेट क्या क्या हुआ? टाइटेनियम 3+,
मैंगनीज 3+, वेनेडियम 3+, और ब्लू क्या हुआ, ब्लू कॉपर 2+, क्रोमियम 2+, वेनेडियम 4+। आपको अगर याद रखना है तो रख सकते हो, ठीक है। देखो पूरे चैप्टर में हम कंपाउंड्स को या कलर्ड कंपाउंड्स को बहुत बार पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको कलर ऐसे याद हो जाएगा। ट्रिक मैं आपको नहीं दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कैटायन हैं, तो ट्रिक से कुछ काम नहीं होगा, ट्रिक आप भूल जाओगे। देखो निकेल 2 पॉजिटिव, फिर से सोचो, निकेल 2 पॉजिटिव ग्रीन है, Fe2+ ग्रीन है, क्रोमियम 3+ ग्रीन है, पिंक क्या क्या हो गया, Mn2+ हो गया, कोबाल्ट 2+ हो गया, कोबाल्ट 3+ हो गया, वायलेट क्या क्या हुआ, टाइटेनियम 3+, मैंगनीज 3+, वेनेडियम 3+, ब्लू क्या हुआ, कॉपर 2+, क्रोमियम 2+, वेनेडियम 4+, एंड Fe3+ को तो आपको याद रखना रेडिश ब्राउन होगा, एंड ओनली FeCl3 वाला केस में ये येलो होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कैटायन का कलर मैंने आपको बता दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, आपको याद रखना पड़ेगा। और क्वालिटेटिव केमिस्ट्री में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट काम में आएगा, ठीक है। देखो ये दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है जेईई मेंस या नीट में। देखो कलर्ड ऑफ सम जेम स्टोन्स। देखो रूबी क्या होता है, रूबी के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है कंटेनिंग क्रोमियम 3+। अब क्रोमियम 3+ को हम क्रोमियम 3 का कॉम्प्लेक्स जैसा सोच सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स। रूबी के अंदर क्या होता है, मोस्टली तो आपका Al3+ होता है। अब कुछ कुछ Al3+ की जगह पे क्रोमियम 3+ आ जाता है, मतलब Al3+ सब्स्टिट्यूटेड बाय क्रोमियम 3+, ठीक है। अब क्रोमियम 3+ को हम सोच रहे हैं क्रोमियम 3 का एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो क्रोमियम 3+ है, D3 है, तो स्प्लिटिंग वगैरह होगा, DD ट्रांजिशन होगा, उसी के लिए इसका कलर होता है। तो देखो रूबी का कलर यहाँ पर दिया है। उसके बाद देखो इन एमराल्ड क्रोमियम 3+ आयंस ऑक्यूपाई octahedral sites इन द मिनरल बेरियल। इसका फॉर्मूला दिया है ये, ठीक है। तो एमराल्ड का कलर भी आपका होता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन। एमराल्ड का कलर भी होता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन। तो ये दो एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोगों को आज बहुत सारा एग्जाम्पल क्वेश्चंस करा दिया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, बाय।